तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं राकेश तंवर आपका करियर विद राकेश यूट्यूब चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो है हम एसएससी सीजीएल 2022 1 दिसंबर 2022 को हमारा प्री का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसी के आधार पर जो है हम आज के पेपर का एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके का पेपर हुआ था, क्या कंसेप्ट उसमें यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर करना ज़रूरी इसलिए मेरे भाई, क्योंकि जब भी आप पेपर को देखोगे ना, कोई भी पेपर उठा के देख लो, लगभग 60-70% आपका पेपर जो है, मोर देन उससे ज़्यादा जो भी पेपर है वो आपके प्रीवियस ईयर के कंसेप्ट से ही देखा गया है। ठीक है, तो जिसने प्रीवियस ईयर अच्छे से करे हुए हैं, मतलब पिछले 3-4 साल के पेपर अगर अच्छे से एनालाइज कर रखे हैं, तो उसको प्री क्लियर करना बहुत ही आसान है। और अब तो एसएससी ने प्री का जो एग्ज़ाम है, टीयर 1 का जो एग्ज़ाम है, उसको मतलब एक तरीके से मेरिट में उसके नंबर जुड़ते ही नहीं हैं। तो सिर्फ आपको एक तरीके से कट ऑफ में आना है, जो भी मेन मेहनत करनी है वो आपको मेंस के एग्ज़ाम में ही करनी है। ठीक है, तो देखते हैं मेरे भाई आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखो मेरे भाई, k + 1/k की वैल्यू क्या दी है -2, और मुझे वैल्यू निकालनी है k² + 4k - 2 डिवाइडेड बाई k² + k - 5 की वैल्यू। देखो मेरे भाई, अलजेब्रा से हमारा ये क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट जो है हम अलजेब्रा में करते हैं। और मेरे भाई जब भी हमें अलजेब्रा के यहाँ पे x + 1/x अगर मुझे 2 दिया हुआ है, x + 1/x की वैल्यू अगर 2 है, तो हम x को 1 मानकर आंसर निकाल देते हैं। क्योंकि x को अगर 1 रखेंगे तो ये जो समीकरण है, ये जो हमें दिया हुआ है वैल्यू, वो हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। ऐसे ही मेरे भाई अगर हमें x + 1/x की वैल्यू -2 दी हो, तो हम x को जो है -1 मानकर जो भी वैल्यू हमसे पूछी है हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें k + 1/k की वैल्यू क्या दी है, -2 दी है। और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, k² + 4k - 2 डिवाइडेड बाई k² + k - 5 की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, k की वैल्यू -1 रख के आंसर निकाल देंगे। तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, प्लस में 4 × -1 कितना हो जाएगा, -4 - 2 डिवाइडेड बाई k² -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। k की वैल्यू कितनी है, -1 माइनस में 5, तो वैल्यू कितनी बनेगी, 1 - 6 डिवाइडेड बाय 1 - 6। -6 कितना हो जाएगा मेरे भाई, -5 डिवाइडेड बाय -5, यानी आंसर क्या बनेगा, 1 बनेगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई, x + 1/x की वैल्यू क्या पूछी है, 5√2 पूछी है। तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4। देखो मेरे भाई, x की पावर -4 का मतलब क्या है, x की पावर -4 का मतलब है 1/x की पावर 4। तो मेरे भाई जब भी मुझे x + 1/x की वैल्यू a दी हो और मुझे x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या कर देते हैं, a² माइनस में 2 कर देते हैं। a² माइनस में 2, मान लेता हूँ ये वैल्यू किसके बराबर आई, b के बराबर। तो मेरे भाई x² से जब मैं x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 निकालूंगा तो क्या कर देंगे, b² माइनस में 2 कर देंगे। ठीक है, तो मेरे भाई देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x + 1/x की वैल्यू क्या दी है, 5√2। तो मेरे भाई x² + 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50 माइनस में 2 कितना हो जाएगा, 48। अब x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है, तो 48 का स्क्वायर माइनस में 2, 50 से कितना कम, 0, 4, 25 में से 2 गई, 23, 23, 0, 4 माइनस में 2, आंसर क्या बनेगा, 2302 बन जाएगा। आंसर क्या होगा, 2302। अब यहाँ पर देखो दो कंसेप्ट हैं, x + 1/x अगर a है तो x² + 1/x² क्या हो गया, a² - 2। अब इस तरह की एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो आप हम मेरे चैनल पर जो है
शॉर्ट वीडियोस में देख सकते हो, वहाँ पर मैं इसी तरीके के शॉर्ट वीडियोस एक एक करके डालूंगा जहाँ पर आप कंसेप्ट को समझ सको। देखो भाई ए जो है a² - 2 कैसे बना, तो पीछे का एक्सप्लेनेशन क्या है वो मैं शॉर्ट वीडियोस में डालता हूँ। अब यहाँ पर 48 का स्क्वायर निकालना है, तो मेरे भाई कैसे निकालेंगे जल्दी से, उसके दो तरीके हैं। देखो 48 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। पहला तरीका तो ये है मेरे भाई, 50 से कितना कम है, 50 से 2 कम है, 2 का स्क्वायर कर देंगे 0,4, 2 अंक में लिखा। 50 से कितना कम है 2, 2 का वर्ग कितना 4, 2 अंकों में लिख दिया 0,4। अब 2 कम था ना, तो 25 में से 2 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 23, 2304। कितना बनेगा 2304। दूसरा तरीका क्या है मेरे भाई, अगर मुझे 48 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 48 का स्क्वायर मेरे भाई यूनिट डिजिट 8 है ना, उसका स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा 64। 4 लिखा, 6 हासिल, 4 को 8 से किया 32, 32 को 2 से किया, कितना हो जाएगा 64। 64 में 6 ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा 70, 7 हासिल, 0 मैंने लिख दिया। अब 4 जो है 4 का स्क्वायर करूंगा 16, 16 में 7 ऐड किया, कितना हो जाएगा 23, 2304। तो दोनों ही तरीके में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो पेपर में, जिस भी तरीके से आपको देखना है कि भाई किसका स्क्वायर हम जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई एक व्यक्ति है जो धारा के प्रतिकूल, धारा के ही अनुकूल किसी दूरी को 9 घंटे में तय करता है, और धारा के प्रतिकूल चलता है तो वही दूरी 18 घंटे में तय करता है। तो ये पूछा है उसी कुल दूरी का 3/5 कुल दूरी का 3/5 जो है वो स्थिर पानी में कितनी देर में तय कर लेगा, कितना टाइम उसे लगेगा। मेरे भाई जो स्थिर पानी में बोट की स्पीड है, शिप की जो स्पीड है वो मैं मान लेता हूँ x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। नाव की चाल मैंने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल यानी स्ट्रीम की स्पीड मैंने मान ली y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जब धारा की ही दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम चलेगा तो दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी, यानी x + y की स्पीड से। और जब धारा के विपरीत चलेगा यानी अपस्ट्रीम चलेगा, ठीक है, तो मेरे भाई कितनी हो जाएगी स्पीड, x - y हो जाएगी, ठीक है। अब देखो मेरे भाई टाइम कितना दिया है 9 घंटे, और दूसरा टाइम दिया है 18 घंटे। डिस्टेंस में मान लेता हूँ 9 और 18 का एलसीएम यानी कि 18। भाई कुल दूरी कितनी है 18 किलोमीटर। तो भाई 9 घंटे लगे 18 किलोमीटर चलने में, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 घंटे लगे 18 किलोमीटर ही चलने में, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी x + y की वैल्यू, x + y की वैल्यू कितनी है 2, और x - y की वैल्यू कितनी है 1। तो मेरे भाई x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 + 1/2, यानी कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। यानी स्थिर पानी में नाव की चाल कितनी है 3/2 है, और दूरी कितनी तय करनी है 18 का 3/5। तो टाइम निकालना है कितना होगा। टाइम क्या होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड, यानी कि दूरी बटे में चाल। 18 किलोमीटर का 3/5, और किस स्पीड से तय करना है 3/2 की स्पीड से। तो 3 नीचे और 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कट गया, 36/5 कितना हो जाएगा 7.2। आंसर क्या हो जाएगा 7.2 आवर्स। आंसर क्या बनेगा 7.2 घंटे बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाई देखो चार्ट दिया हुआ है यहाँ पर, और अलग अलग एंगल दिए हुए हैं अलग अलग शहरों के, कि भाई स्टील किस शहर में कितना जो है कितना उत्पादन होता है उसका। देखो जैसे डार्क ब्लू है राजस्थान का 240, लाइट ब्लू है तमिलनाडु का 220, केरला का येलो कलर 200, दिल्ली का ग्रे कलर 160, ऑरेंज कलर गुजरात का 180। भाई सभी का अगर मैं टोटल करता हूँ ना, तो मेरे भाई कितना बनता है 1000, और सेंटर पे एंगल कितना होता है 360 डिग्री का, यानी 360 डिग्री किसको बता रहा है
1000 को बता रहा है। कितने को? 1000 को। मुझे केरला का बताना है, केरले का एंगल, और केरला कितना है मेरे भाई? 200, यानी 200 यूनिट का एंगल बताना है मेरे भाई। 1000 यूनिट, टोटल 1000 यूनिट का एंगल कितना है? 360 डिग्री। तो मेरे भाई 200 यूनिट का कितना एंगल हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई में 200। भाई 200 से गया 1 और ये कितने पर गया? 5 पर। 5 7 जा 35, 10 5 2 जा 10, कितना बना? 72 डिग्री। 72 डिग्री मेरा आंसर। ठीक है। टोटल यूनिट कितने? 1000, और टोटल एंगल कितना सेंटर पे? 360 डिग्री, यानी पूरा 360 डिग्री किसको बता रहा है? 1000 यूनिट को बता रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भाई एक दुकानदार जो है किसी वस्तु को बेचने पर 40% का लाभ कमाता है यदि वह 10% और 20% का क्रमागत बट्टा सक्सेसिव डिस्काउंट दे। तो ये पूछा है यदि वह 15% का ही डिस्काउंट दे तो उसका नेट प्रॉफिट कितना होगा? नेट प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? देखो मेरे भाई एक एक करके कंसेप्ट को समझते हैं। भाई 44% का जो है नेट प्रॉफिट हुआ, यानी उस वस्तु को उसकी क्रय मूल्य के 144% पर बेचा होगा। 144% पर मेरे भाई किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना होता है? 100% होता है। ठीक है। तो उसे 44% फायदे पर बेचा तो सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य का 144%। और सक्सेसिव डिस्काउंट कितना दिया है? 10% का और 20% का, यानी मेरे भाई क्यूमुलेटिव इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट कितना है? भाई उसको हम कैसे निकालते हैं? x + y माइनस XY/100 से। ठीक है। यानी 10 प्लस में 20 माइनस 10 मल्टीप्लाई 20 बटे में 100, सॉरी बटे में 100 पूरा नहीं होता यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 100, यानी कितना हो जाएगा? 28%। यानी डिस्काउंट कितने का दिया? 28% का। अब डिस्काउंट जो है वो हमेशा MRP अंकित मूल्य पर होता है, तो अंकित मूल्य पर 28% की छूट दी है, यानी अंकित मूल्य का MRP के 72% पर बेचा होगा, 72% पर बेचा होगा। तो दोनों क्या आगे मेरे? विक्रय मूल्य, और दोनों को मैंने रख दिया बराबर। तो यहाँ से क्रय मूल्य बटे में विक्रय मूल्य का अनुपात क्या बना? 72 डिवाइडेड बाय 144, यानी कितना हो गया? 1/2। कैलकुलेशन में हमारी कहीं फ्रैक्शन ना बने, इसलिए 1 और 2 को मैं क्या मान लेता हूँ? 100 और 200 मान लेता हूँ। क्रय मूल्य यदि 100 तो अंकित मूल्य कितना? 200। अब क्या कहा है? यदि वह 15% का डिस्काउंट देता तो नेट प्रॉफिट बताओ। भाई क्रय मूल्य यदि 100 रुपये, अंकित मूल्य MRP कितना आया है हमारा? 200। अब उस पे यदि 15% का डिस्काउंट यानी 85% पर बेचेगा तो मेरे भाई सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 170, यानी 100 रुपये की चीज़ को 170 में बेचेगा, यानी 70% का प्रॉफिट। आंसर क्या बन जाएगा? 70% का प्रॉफिट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भाई देखो वैल्यू निकालनी है, sin 30, sin 40, sin 50, sin 60 डिवाइडेड बाय sin cos 30। cos 30 डिग्री है भाई, ये cos 30 डिग्री मल्टीप्लाई cos 40 मल्टीप्लाई cos 50 मल्टीप्लाई cos 60, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। देखो भाई sin 30 डिग्री, sin 40 डिग्री, sin 50 डिग्री और sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाय। अब मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री में एक कंसेप्ट होता है 90 डिग्री के ऊपर अगर दो एंगल का योग कितना हो? 90 डिग्री। कितना हो? 90। तो साइन ए मेरे भाई किसके बराबर होता है? कोस बी के बराबर। यानी अगर मैं ये कहूँ साइन 30 डिग्री किसके बराबर होगा? कोस 60 डिग्री के बराबर, या फिर कोस 60 डिग्री किसके बराबर होगा? साइन 30 के बराबर होगा। तो ऐसे ही मेरे भाई
कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 60 डिग्री लिख सकता हूँ, साइन 60 डिग्री। कोस 40 को क्या लिख सकता हूँ, साइन 50 डिग्री। ऐसे ही कोस 50 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, साइन 40 डिग्री। और कोस 60 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, साइन 30 डिग्री लिख सकता हूँ। अब मेरे भाई साइन 30 से साइन 30 कट गया, साइन 50 से साइन 50, साइन 40 से साइन 40, साइन 60 डिग्री से साइन 60 डिग्री, यानी आंसर क्या बनेगा, 1 बनेगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कंसेप्ट हमने क्या यूज़ किया, अगर दो एंगल का योग 90 डिग्री है तो साइन ए किसके बराबर होता है, कोस बी, या फिर कोस ए किसके बराबर, साइन बी के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भाई दो नंबर्स का रेशो बताना है, अगर HCF और LCM जो है, व्हाट इज द रेशो बिटवीन HCF और LCM का रेशो बताना है यदि LCM जो है 48 हो और दो नंबर्स का प्रोडक्ट कितना हो, 384। मेरे भाई समझो ज़रा, यहाँ पर कंसेप्ट ये होता है कि दो नंबर का HCF और LCM अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो इन दोनों के, दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। दो नंबर्स का HCF और LCM उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर। तो मेरे भाई LCM यहाँ पर कितना दिया है, 48 दिया है, दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है, 384 दिया है। तो मेरे भाई HCF मल्टीप्लाई, तो HCF कितना हो जाएगा मेरे भाई, 384 डिवाइडेड बाय 48, डिवाइडेड बाय कितना, 48। मेरे भाई 8 से अगर मैं करूं, 48 को अगर मैं 8 से करता हूं तो मेरे भाई 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 32 और 6 38, यानी मेरे भाई किस पर कट जाएगा, 8 पर, यानी HCF कितना आ गया, 8 आ गया। मुझे HCF और LCM का रेशो निकालना है, तो HCF कितना है 8 और LCM कितना है 48। अगर मैं दोनों को रेशो में करूँगा तो कितना हो जाएगा, 1:6, 1:6 मेरे भाई आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी मेरा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई, एक स्कूटर की जो कीमत है वो हर साल सक्सेसिवली बढ़ रही है 10%, 5% और 15% के हिसाब से। तो 3 साल में नेट इंक्रीज बताओ कितना हो जाएगा। देखो मेरे भाई 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी मेरे भाई 10 में 1 रुपये कीमत बढ़ गई, 10 से कितनी हो गई, 11। अगला कितना है, 5% का इंक्रीज, 5% का मतलब 1/20, यानी 20 पर 1 रुपये इंक्रीज। तो दूसरे साल 20 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। थर्ड ईयर 15%, 15% का मतलब क्या है मेरे भाई, 3/20, यानी 20 में 3 रुपये बढ़ गई, यानी 20 से कितनी हो गई, 23 हो गई, 20 से कितनी हो गई, 23 हो गई। ठीक है, 15% 5 1/20 10 का, ठीक है मेरे भाई। तो शुरुआत में यदि कीमत 10 × 20 × 20 यानी कि 4000 थी, तो 3 बार के बाद टोटल कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5313 हो जाएगा, 5313 हो जाएगा। यानी नेट इंक्रीज कितना हुआ, 1313 रुपये, किसके मुकाबले, 4000 के मुकाबले, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100 कर देंगे। मेरे भाई 2 0 से 2 0 कट गया, 1313 डिवाइडेड बाय 40। भाई 1313 को मैं 1313 को 40 से करूँगा, भाई 40 दिए कितना हो जाएगा, 1200, 0 कितना बचेगा, 3 1 और 1। भाई अब जाएगा 32 के ऊपर, 32 पे 80। मेरे भाई ये जो ऑप्शन है कहाँ मैच कर रही है, सिर्फ ऑप्शन ए में। 32 कहाँ पर आ रहा है, सिर्फ ऑप्शन ए में आ रहा है, तो आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। आंसर क्या बनेगा, 32 सही 33/40%। क्या बना था हमारा यहाँ पर क्वोशंट 32, 32 कौन सी ऑप्शन में है, सिर्फ ए में,
तो आंसर क्या बनेगा, 32 सही 33/40% ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भाई दो हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, ठीक है, और उनका जो एरिया है वो x की पावर 2 और y की पावर 2 दिया हुआ है। यदि EF की वैल्यू a है तो BC की वैल्यू बताओ क्या होगी। मेरे भाई एक ट्रायंगल है ABC ABC और दूसरा ट्रायंगल है मेरा DEF DEF, ठीक है। पहले का एरिया कितना दिया है, x² दिया हुआ है, दूसरे का एरिया कितना दिया है, y²। यदि EF की वैल्यू, EF भुजा जो है वो कितनी है, a सेंटीमीटर है, तो मेरे भाई BC बताओ क्या होगा। मेरे भाई सिमिलर ट्रायंगल्स में, समान समरूप त्रिभुज में मेरे भाई भुजाओं के वर्ग का अनुपात उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। भुजाओं के वर्ग, साइड्स के स्क्वायर का जो रेशो होता है वही एरिया का रेशो बनता है। तो मेरे भाई EF और BC, EF का स्क्वायर यानी A² डिवाइडेड बाय BC किसके बराबर हो जाएगा, इनका एरिया y² डिवाइडेड बाय x²। यानी यहाँ से BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, सॉरी BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, x² A² डिवाइडेड बाय y²। तो यहाँ से BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AX डिवाइडेड बाय y हो जाएगी। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन में कि दो अगर सिमिलर ट्रायंगल्स है तो उनकी साइड्स के स्क्वायर का जो रेशो होगा वही उनके एरिया का रेशो बनेगा। अगर यहाँ पर वॉल्यूम की बात होती तो साइड्स का हम क्यूब कर देते, साइड्स का क्यूब। अगर पेरीमीटर, परिमाप की बात होती तो जो रेशो हमारा साइड्स का होगा वही रेशो जो है उनके परिमाप या पेरीमीटर का होगा, सेम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सॉरी मेरे भाई, इसको हटा देते हैं। देखो भाई 25 स्टूडेंट का जो एवरेज है क्लास में कैलकुलेट किया गया, एवरेज मार्क्स कितना आया, 19। बाद में ये देखा गया कि दो बच्चों के नंबर जो है वो 18 और 19 थे, वो 18 और 19 लिख दिए गए, जबकि उनके नंबर कितने थे, 14 और 15 थे। मतलब गलती से 18 और 19 लिख दिया, असल में उनके नंबर थे 14 और 15। तो मेरे भाई करेक्ट एवरेज बताओ क्या होगी। भाई करेक्ट एवरेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो नंबर सही थे उनको ऐड करेंगे, जो नंबर गलत थे उनको हटा देंगे और उनकी एवरेज हम निकाल देंगे, ठीक है। तो मेरे भाई असल में एवरेज कितनी है, 19। इसमें से मेरे भाई जो नंबर, देखो 14 सही था, प्लस में 14, दूसरा नंबर 15 था, 15, उसमें से 18 और 19 को माइनस कर देंगे, एवरेज निकाल देंगे 25, ठीक है। भाई 14 और 15 कितना हो गया, 29 हो गया। 18 और 19 कितना हो गया, 37, माइनस में 37, यानी मेरे भाई कितना बना, 8, -8/25, -8/25 यानी कितना हो जाएगा मेरा, माइनस में 0.32 हो जाएगा। यानी असल में 19, जो एक्चुअल एवरेज 19 थी उसमें से 0.32 एवरेज मुझे माइनस करनी पड़ेगी। अगर मैं एवरेज 19 में से 0.32 माइनस करता हूं तो कितना हो जाता है, 18.68%। यानी रियल में उनकी एवरेज कितनी थी, 18.68, जबकि गलती से 19 निकाल दी गई थी, ठीक है। एवरेज में से हमेशा एवरेज को ही माइनस करते हैं, एवरेज को ही प्लस करते हैं, एवरेज में से सीधे नंबर को हम प्लस और माइनस नहीं करते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेरे भाई देखो x की पावर n मल्टीप्लाई x की पावर 5 मल्टीप्लाई x की पावर -4 मल्टीप्लाई x की पावर 0 मल्टीप्लाई में x की पावर 6 की वैल्यू बताओ क्या होगी। मेरे भाई कंसेप्ट ये होता है कि a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर n दिया हो
तो a की पावर m प्लस n कर देते हैं, m प्लस n। तो यहाँ पर बेस सभी का सेम है, बेस क्या है, x है, तो x की जितनी भी पावर होगी उसको हम ऐड कर देंगे, यानी 9 प्लस में 5, 9 प्लस में 5 माइनस 4 माइनस में 6, यानी x की पावर 9 और 5 14 माइनस में 10, यानी x की पावर कितनी हो जाएगी, 4, x की पावर 4 मेरा आंसर। आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए x की पावर 4 हो जाएगा। ज़ीरो को देखने की ही ज़रूरत नहीं है, ठीक है। x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 1 होती है, 1 को कितने से भी मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू पहले से थी वही रहेगी, यानी आंसर क्या बन जाएगा, x की पावर 4 बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भाई साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई कोस 60 माइनस कोस 30 साइन 60 की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। भाई साइन 30 कितना होता है, 1/2, कोस 60 भी कितना होता है, 1/2, माइनस में कोस 30 कितना होता है, √3/2, और मेरे भाई साइन 60 भी कितना होता है, √3/2 होता है, यानी 1/4 माइनस में 3/4। 4 अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ऊपर क्या बन जाएगा, 1 - 3, यानी -2/4, या फिर कहे तो -1/2, -1/2। और 1/2 को अगर मैं साइन में लिखता हूँ तो साइन में कितना होता है, माइनस साइन 30 डिग्री, या फिर माइनस में कोस 60 डिग्री, माइनस में कोस 60 है नहीं, माइनस साइन 30 हमारा आंसर। आंसर क्या बन जाएगा, माइनस साइन 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई, मेन प्रोपोर्शनल 1/6, 1.6 और 3.6, और थर्ड प्रोपोर्शनल 5 और 8 दोनों का रेशो निकालना है। मेरे भाई मेन प्रोपोर्शनल समझो पहले, दो नंबर है हमारे पास a और b, दोनों के बीच में मेन प्रोपोर्शनल m। इसका मतलब क्या है कि जो रेशो a और m का है वही रेशो m और b का होगा, यानी a/m किसके बराबर, m/b के बराबर, यानी m² किसके बराबर हो गया, a × b, और m की वैल्यू कितनी होगी, √ में a × b हो गई, ठीक है। अब थर्ड प्रोपोर्शनल समझो भाई, दो नंबर है मेरे पास a b, और थर्ड प्रोपोर्शनल मैंने मान लिया c, तो जो रेशो a और b का है वही रेशो b और c का होगा, मतलब a/b किसके बराबर, b/c के बराबर, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, b² डिवाइडेड बाय a हो गई, b² डिवाइडेड बाय a। और मुझे वैल्यू क्या निकालनी है, m/c की वैल्यू निकालनी है, m/c, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √ में 1.6 × 3.6 डिवाइडेड बाय c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 × 8 डिवाइडेड बाय 5। भाई सोल्व कर लेते हैं, 3.6, भाई 36 का स्क्वायर रूट 6, 16 का स्क्वायर रूट 4, ठीक है। पॉइंट और पॉइंट 100 बाहर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 × 8 64 डिवाइडेड बाय 5। मेरे भाई इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइडेड बाय 64, 5 से गया 1 और ये कितने पर गया, 2 पर। अगर मैं 4 से काटता हूँ मेरे भाई, तो 4 से गया 6 पर, 4 से गया 16 पर, फिर 2 से काट लेते हैं तो ये गया 3 पर, और ये कितने पर गया, 8 पर। तो आंसर क्या बनेगा, 3:16 हो जाएगा, 3:16 मेरा आंसर। जो मेन चीज़ इसमें समझने की थी वो ये थी कि मेन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल हम कैसे निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भाई देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1200 रुपये, और प्रॉफिट कितना है, 15% का। तो सेलिंग प्राइस बताओ क्या होगी। मेरे भाई देखो कहा है प्रॉफिट हमें कहा है भाई किसी भी वस्तु का, किसी भी आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो कितना होता है, 100% होता है। कितना, 100%। तो मेरे भाई
अगर मुझे क्या कहा है, प्रॉफिट कितना कहा है, 15% का, यानी मेरे भाई सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 प्लस में 15% हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 115%। कितना हो जाएगा, 115% हो जाएगा। अब मेरे भाई प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस होता है। अब मेरे भाई डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 1200, और प्रॉफिट कितना है, 15%, यानी मेरे भाई 15% प्रॉफिट किसके बराबर है, 1200 के बराबर, और मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है, यानी कि 115% की वैल्यू निकालनी है। कितनी हो जाएगी, 1200 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई में 115, मल्टीप्लाई में 115, 15 से गया 1, 15 अठे 120, 80, तो मेरे भाई 0, 8 5 जा 40, 4 हासिल, 8 1 जा 8, और 4 12, ऊपर हासिल 1, कितना हो गया, 9200। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 9200 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई, देखो एक पर्सन ने जो है कुछ रुपए जो है साधारण ब्याज पर लगाए, 25% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। 6 साल के बाद जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से 360 रुपये ज़्यादा है, तो सम बताओ कितना है, मतलब उसने कितनी राशि उधारी दी गई, उधार कितनी ली उसने। मेरे भाई देखो, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट हो मेरे भाई, जो मूलधन होता है या फिर प्रिंसिपल होता है, इसको हम क्या मान लेते हैं, अपने आप में 100% मान लेते हैं। कितनी मान लिया, 100%। तो मेरे भाई पहले साल जो है इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 25% मिलेगा, क्योंकि प्रिंसिपल का 25%। दूसरे साल भी मेरे भाई इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 25%। तीसरे साल भी इंटरेस्ट कितना, 25%। तो ऐसे मेरे भाई अगर मैं 6 साल का निकालता हूँ तो 6 साल में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई 6, यानी कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 150%। अब मेरे भाई देखो, प्रिंसिपल 100% और सिंपल इंटरेस्ट कितना, 150%, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 50%। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल से 50% ज़्यादा हो चुका है। कितना हो चुका है, 50% ज़्यादा, ठीक है। और वैल्यू हमें कितनी दी है, 360 दी है, यानी मेरे भाई 50% की वैल्यू कितनी है, 360। और मुझे क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई में 100, यानी कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा, 720 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भाई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो उस सर्कल का रेडियस बताना है जो इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा हो, यानी बाहर की तरफ ट्रायंगल के सभी जो है पॉइंट्स को, वर्टिसेस को जो है टच कर रहा हो, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो मेरे भाई ये एक ट्रायंगल है, तो सर्कल बाहर से जो है इसके सभी पॉइंट्स को टच करते हुए जा रहा है, और इसकी एक साइड ट्रायंगल की कितनी है, ए है। तो मेरे भाई सर्कमस्क्राइब करने वाले सर्कल का जो रेडियस होता है वो किसके बराबर होता है, ए साइड बाय √3 होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड डिवाइडेड बाय √3, यानी मेरे भाई साइड कितनी है, 12 डिवाइडेड बाय √3। अब ये ऑप्शन कहीं मैच नहीं कर रही, तो मैं क्या करता हूँ, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर देता हूँ, यानी 12 √3 डिवाइडेड बाय 3, 12/3 4, यानी आंसर क्या बन जाएगा, 4√3। 4√3 मेरा आंसर, आंसर क्या हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से देखना।
ठीक है, कैलकुलेशन को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं वो ज़रा ध्यान से देखना मेरे भाई। 5-6 शॉप है, ABCDEF, ये 6 दुकानें हैं। हर एक दुकान में टोटल आइटम कितने, 5000, 1800, 3400, 3600, 4000 और 1210, जिसमें आइटम कौन से हैं, AC, कूलर और फैन है। और किन रेशो में है, सभी हमें रेशो दी हुई है। और AC, कूलर और फैन का सेलिंग प्राइस भी हमें दिया हुआ है, सभी का सेलिंग प्राइस दे दिया। और ये दिया है कि भाई कितने AC है, कूलर और फैन है। अब मेरे भाई क्वेश्चन क्या है कि ये पूछा है शॉप E से, E शॉप से जो है कूलर के ऊपर कितना रेवेन्यू बना, किसके मुकाबले, किसके मुकाबले, टोटल 3 आइटम्स के मुकाबले, टोटल तीनों आइटम के मुकाबले परसेंटेज में। अब मेरे भाई जो चीज़ पकड़ने की है, जो चीज़ समझने की है वो ये है कि परसेंटेज में हमसे पूछा है। और जब भी वैल्यू हमसे परसेंटेज में और रेशो में पूछी हो, प्रतिशत में और अनुपात में पूछी हो, तो मेरे भाई रियल वैल्यू की हमें ज़रूरत नहीं होती है। मतलब यहाँ पर AC, कूलर और फैन रेशो में हमें दिया है, मैं मान लेता हूँ E से AC 5 ही बिके हैं, कूलर 1 ही बिका है और फैन 4 ही बिके हैं। 5, 1 और 4 ही मान लिए मैंने, ठीक है। और मेरे भाई जो सेलिंग प्राइस है इनका भी मैं रेशो निकाल लेता हूँ। तो मेरे भाई शॉप E से AC, कूलर और फैन का रेशो क्या दिया है, 5, 1 और 4। मैं मान लेता हूँ शॉप E में 5 ही AC हैं, 1 ही कूलर है और 4 ही फैन है। उनका जो सेलिंग प्राइस है AC, कूलर और फैन का, AC, कूलर और फैन का मेरे भाई सेलिंग प्राइस क्या दिया है, 26,500, कूलर का दिया है 8,000 और फैन का दिया है 12,200, 12,200 दिया हुआ है, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं रेशो में निकालता हूँ सेलिंग प्राइस तो 20 से 20 से 20 कट गया, 122 को मैं 120 मान लेता हूँ एक बार के लिए, तो और रेशो में आसानी हो जाएगी। अब अगर मैं 5 से काटता हूँ तो 5 से इसको काटा, कितने पर गया, 53 पर। 5 से 80 को काटा, 16 पर। 5 से 120 को अगर मैं काटूंगा तो कितने पर जाएगा, 24 पर, ठीक है। अब मेरे भाई कूलर 1 है और कूलर का सेलिंग प्राइस कितना है, 16, तो भाई कितना हो गया, 16 अनुपात में सभी की टोटल कीमत। भाई कूलर की कितनी है, 16, AC की, AC 5 यूनिट है और AC की कीमत कितनी है, 53 रुपये, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 26 प्लस में। भाई फैन कितने हैं, 4, और फैन की कीमत कितनी, 24, तो टोटल मिलाकर कितनी होगी, 24 चौके 96, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई में 100। मेरे भाई हर जगह मैंने जो है फ्रैक्शन पर लेकर चल पड़ा, मैं जितना अनुपात में, सॉरी रेशो में लेकर चल पड़ा, जितना रेशो में इसको छोटा कर सकता हूँ कैलकुलेशन को, उतनी मैंने कोशिश करने की कोशिश करी। क्योंकि यहाँ पर क्या है, राउंड ऑफ में परसेंटेज में वैल्यू मुझसे पूछी है और परसेंटेज में हमें रियल वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो मेरे भाई देखो ऊपर क्या बन जाएगा, 1600 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हो जाएगा मेरे भाई, 6 और 6 12, 12 और 5 कितना, 17, ऊपर हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 6 9 और 1 10, 10 और 6 कितना, 16, 16 और 1 कितना, 17, 17, ऊपर हासिल 1 हो गया, ऊपर हासिल 1, यहाँ पे 377, कितना बना, 377। भाई 377, 377 को अगर मैं 4 से करता हूँ, 7 4 जा 28, 28 29 30, कितना वो 12, 12 और 3 कितना, 15, यानी लगभग 4 पॉइंट समथिंग पे जाएगा आंसर ए। आंसर क्या बनेगा, 4.226%। अब इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कैलकुलेशन करवाना ही चाहता था। अगर आप पूरे इसको सोल्व करते मेरे भाई
तो 3,20,000, 19 लाख इतना हमारे कैलकुलेशन में बनता, जो कि कैलकुलेशन आगे करने पर और मुश्किल हमारे लिए हो जाती। इसलिए क्योंकि क्वेश्चन परसेंटेज में पूछा था तो मैंने जितना रेशो पे कट सकता था उतना रेशो पे काटा। इस कंसेप्ट को ज़रा ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब। अच्छा, ये उसी क्वेश्चन का हिंदी में। अब बढ़ते हैं आगे। मेरे भाई देखो, 6 स्टूडेंट के 4 सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स दिए हुए हैं और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 100 है। तो ये पूछा है ओवरऑल कितने बच्चों के 80% से ज़्यादा आए, 80% से ज़्यादा या 80% आए। मेरे भाई देखो, सभी 100 नंबर के हैं, यानी टोटल कितने हो गए, 4 सब्जेक्ट 400 के। 400 का 80% अगर मैं निकालूंगा तो मेरे भाई कितना हो जाता है, 320। अब मुझे बस ये चेक करना है कि टोटल नंबर 320 से ज़्यादा कहाँ कहाँ बन रहे हैं। बस पहला है 92, 90, 90 और 80। मेरे भाई ये जो है फर्स्ट जो है वो हमारा 320 से ज़्यादा है, 320 से ज़्यादा है। तो एक तो ये हो गया 90, 80, 80, 80, 8 दिए 24, 24 और 9 कितना हो गया मेरे भाई, 33, यानी बी। दूसरा बी हो गया। तीसरा देखो मेरे भाई, 8 और 8 16, 16 और 7 कितना, 23, 23 और 6, 23 और 6 29 और 5। मेरे भाई सी हमारा नहीं है। डी पर बढ़ते हैं। 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 और 7 कितना मेरे भाई, 24 और 7 31, 31 में 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 32, 32 और 2 कितना, 322, यानी डी भी हमारा 320 से ज़्यादा है। ई को चेक करो, 8 और 7, 8 और 7 15, 15 और 7 कितना 22, 5 और 5 23, 23 और 8 कितना मेरे भाई, ई भी हमारा नहीं बन रहा, ये भी कट जाएगा। एफ को अगर मैं देखता हूँ, 9 और 9 18 और 9 27, 27 और 8, एफ भी हमारा बन रहा है। यानी टोटल हमारे कितने हो गए, 4। यानी 4 स्टूडेंट के जो है 80% या उससे ज़्यादा है। मैंने सिर्फ क्या किया इस क्वेश्चन में, ये कैलकुलेट किया कि चारों के नंबर टोटल जो है 320 से ज़्यादा होने चाहिए। परसेंटेज मैंने नहीं निकाली, परसेंटेज पहले ही देख ली कि 400 का 80% देखूं तो कितना है, 320। तो मुझे सिर्फ 320 से ज़्यादा चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अच्छा, सेम क्वेश्चन हिंदी में। भाई देखो, 6 स्टेट में सर्वे किया गया अलग अलग। मुझसे ये पूछा है पर्सन जिन्होंने S3 स्टेट से पार्टिसिपेट किया रेशो में S4 से। तो S3 से कितने हैं मेरे भाई, 400 है। S4 से कितने हैं, 500। अरे ये क्या था, 2 0 से 2 0 कट गया, रेशो क्या बनी, 4:5। 4:5, ऑप्शन डी मेरा आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अगर मैं 8127 को 8 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर बताओ। मेरे भाई देखो, जब भी किसी नंबर को हम 8 से डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं कि वो 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो आखिरी की 3 डिजिट चेक कर लो। जो आखिरी की 3 डिजिट चेक करने पर रिमाइंडर आएगा वही टोटल हमारा रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो मेरे भाई 127 को 8 से डिवाइड करके देख लो, वही हमसे पता लग जाएगा। 8 एकम 8, कितना बच गया, 47। 8 5 जा 40, रिमाइंडर कितना हो गया, 7। आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी 7 हो जाएगा। यहाँ पर अगर मेरा नंबर होता 9 7 6 5 4 3 8 1 2 7 डिवाइडेड बाय 8, मुझे यहाँ पर चेक करना होता, तब भी मेरे भाई मैं सिर्फ आखिरी की 3 डिजिट ही चेक करता। आखिरी की 3 डिजिट चेक कर लो, जो रिमाइंडर वहाँ बच रहा होगा वही 8 के केस में रिमाइंडर बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ए, बी और सी किसी काम को 10, 20 और 40 दिनों में कर सकते हैं। तो ये बताओ, ए को यदि हर तीसरे दिन बी और सी हेल्प करे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखो, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को, ए किसी काम को मेरे भाई 10 दिन में, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, सी उसी काम को 40 दिन में करता है।
काम मैं कितना मान लेता हूँ, इन तीनों का एलसीएम यानी कि 40 मान लिया। तो 40 क्या हो गया मेरे भाई, टोटल वर्क, कुल कार्य। तो ए बी और सी की क्षमता क्या हो जाएगी मेरे भाई, ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 2 और सी की क्षमता 1। ये क्या बनी मेरे भाई, क्षमता, एफिशिएंसी। ठीक है। तो मेरे भाई ए जो है वो हर रोज काम कर रहा है, ए किसी भी दिन नहीं रुकता, पर हर तीसरे दिन बी और सी उसकी हेल्प करने आ जाते हैं। यानी अगर मैं देखूं तो हर 3 दिन में बराबर काम हो रहा है, हर 3 दिन में बराबर काम हो रहा है। और 3 दिन में मेरे भाई काम कितना हो रहा है, ए कितना करता है 4 4 4, बी कितना करता है 2, सी 1, 12 13 14 15, 15 यूनिट काम हो रहा है। कितना, 15 यूनिट। अब काम कितना करना है मेरे भाई, 40। तो 15 की टेबल में 40 या उसके आसपास नीचे, भाई 15 को अगर मैं 2 से करूँगा तो 30 यूनिट काम, 3 को भी मैं 2 से कर देता हूँ, यानी कितना, 6 दिन में। 6 दिन में मेरे भाई काम कितना हो गया, 30 दिन, 30 यूनिट काम हो गया। अब मेरे भाई 7वें दिन बारी किसकी आई मेरे भाई, ए की आई। ए कितना काम कर देगा, 4 यूनिट, यानी काम कितना हो गया, 34 यूनिट। 8वें दिन बारी किसकी आई, फिर दोबारे ए की। ए कितना काम कर देगा, 4 यूनिट, यानी काम कितना हो गया, 38 यूनिट। अब 9वें दिन बारी किसकी आई मेरे भाई, ए बी और सी तीनों की। तीनों की क्षमता मिलाकर कितनी है मेरे भाई, 4 और 3 7 यूनिट। तीनों की क्षमता मिलाकर 7 यूनिट है, पर काम कितना रह गया, सिर्फ 2 यूनिट। यानी 2 रुपये कमाने हैं 7 की क्षमता से, तो टाइम कितना लग जाएगा मेरे भाई, 2/7, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। यानी 8वें दिन के बाद 2/7 टाइम में ही काम पूरा हो गया। 9वां दिन तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, यानी आंसर क्या बनेगा, 8 सही 2/7 दिन। 9वां दिन पूरा कंप्लीट हुआ ही नहीं, 9th डे जो है पहले ही काम पूरा हो गया 8 दिन के बाद। देखो मेरे भाई, जैसे 8 बजे के बाद हम 8:10 बोलते हैं, 8:20 बोलते हैं, 9 कब बोलते हैं, जब 8वें के बाद वो पूरा 1 घंटा पूरा हो जाए। ठीक है, 1 घंटा पूरा हो जाए। ऐसे मेरे भाई 8 दिन के बाद 9वें दिन जो है, जो चल रहा था वो पूरा नहीं हुआ था, उसके 2/7 टाइम में ही काम पूरा हो गया। तो टोटल टाइम कितना लगा, 8 से ही 2/7 दिन हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब भाई साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का फॉर्मूला पूछा है। भाई ये क्वेश्चन जो है ना, सिंप्लीफिकेशन या कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारा फॉर्मूला है। साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला पूछा है, जो किसके बराबर होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा। सिंपल सा फॉर्मूला पूछा है, ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्ट फॉर्मूला, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भाई देखो, एक अर्धगोले को जिसकी त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर, उसको एक शंकु में, एक सर्कुलर कोन में बदल दिया जिसकी हाइट कितनी है, 72 सेंटीमीटर। तो उस कोन का रेडियस पूछा है, क्या होगा। मेरे भाई जब भी हम किसी फिगर को, किसी आर्टिकल को दूसरे आर्टिकल में बदलते हैं, जैसे हेमिस्फेयर को हम कोन में बदल रहे हैं, तो वॉल्यूम जो है वो हमारी बराबर रहती है। मतलब जो वॉल्यूम पहले थी वही वॉल्यूम हमारी बाद में रहेगी। तो जो वॉल्यूम हेमिस्फेयर की थी वही वॉल्यूम हमारी राइट सर्कुलर कोन की होगी। हेमिस्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3, सॉरी, हेमिस्फेयर की वॉल्यूम होती है हमारी 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस कितना दिया है, 4, यानी 4 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 4। ठीक है, और मेरे भाई कोन, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई, 1/3 पाई आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर। एच कितना दिया है, 72 दिया हुआ है। मेरे भाई बाय 3 और बाय 3 हमारा कट गया, पाई से हमारा पाई कट गया। ठीक है, पाई से पाई कट गया, तो आर स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 2 × 4 × 4 मल्टीप्लाई में 4
डिवाइडेड बाय कितना 72। मेरे भाई 4 से गया 1 और ये कितने पर गया 18 पर, 2 से गया 1 और ये कितने पर गया 9 पर, यानी 16/9। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3, 4/3 यानी कि 1.33 सेंटीमीटर आंसर। आंसर क्या हो जाएगा 1.33 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो ट्रायंगल के 3 एंगल्स दिए हुए हैं। पहला एंगल क्या है x - 46, दूसरा एंगल क्या है x + 96 और तीसरा एंगल क्या है 8x। तो यहाँ पे 2x की वैल्यू पूछी है, क्या होगी मेरे भाई। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। तो मेरे भाई 10x किसके बराबर 180 - 96 प्लस में 46, यानी 180 माइनस में 50 डिग्री, यानी कितना हो गया 130 डिग्री। 10x की वैल्यू कितनी 130, तो x की वैल्यू कितनी 13, तो मेरे भाई 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26 डिग्री। आंसर क्या बनेगा 26 डिग्री बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब भाई O जो है सेंटर का, सर्कल का एक सेंटर है। एक जो है स्पर्श रेखा पॉइंट P से जो है सर्कल को टच करती है Q पर। पी क्यू की लंबाई 24 है, ओ क्यू की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो ओ पी की वैल्यू बतानी है, क्या होगी। देखो मेरे भाई ये हमारा एक सर्कल, ये हमारा एक सर्कल हो गया। ठीक है, एक स्पर्श रेखा सर्कल को टच करते हुए आगे बढ़ जाती है। ठीक है, कहाँ से पी पॉइंट से जो है टेंजेंट शुरू होती है और सर्कल को टच करती है मेरे भाई क्यू पॉइंट पर। और ओ क्या है सर्कल का सेंटर। ठीक है मेरे भाई, पी क्यू की लंबाई कितनी दी है 24 दी है। ओ क्यू की लंबाई मेरे भाई कितनी दी है, ओ क्यू की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरे भाई ओ पी की वैल्यू मुझसे पूछी है, क्या होगी ओ पी की वैल्यू। मेरे भाई एक चीज़ ज़रा ध्यान से समझना, यहाँ पर एक चीज़ समझना यहाँ पर छोटी सी, कि मेरे भाई जो स्पर्श रेखा सर्कल को टच करती है, जो टेंजेंट सर्कल को टच करती है, तो उस पॉइंट पर वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी मेरे भाई एंगल ओ क्यू पी कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर ट्रायंगल जो है ओ पी क्यू वो एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी में ओ क्यू की लंबाई 10 है और पी क्यू की लंबाई 24, तो मेरे भाई ओ पी की लंबाई कितनी हो जाएगी 24 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ठीक है, 576 प्लस में 100 और उसका अंडर रूट। 676 का अंडर रूट जो कि किसके बराबर होता है 26 के। तो आंसर क्या हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरे भाई आज की क्लास यहीं तक थी। कुछ देर बाद जो है, कुछ टाइम बाद मैं एक और जो है प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आऊँगा जिसमें मैथ्स के सभी क्वेश्चन करवाऊँगा मैं। प्लीज़ मेरे भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी और क्या आप इसके अंदर सुधार चाहते हैं, क्या मैं और आपके लिए एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर आऊँ जिससे आपकी पेपर में हेल्प हो सके। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।